हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी मॉरल कहानियाँ आपके अपने चैनल पर। वाओ मम्मी, ये कुकर तो बहुत बढ़िया है। इसमें बिरयानी कितनी खिली खिली बनाई है भाभी ने। माँ, मुझे भी ऐसा ही कुकर लेना है। आप मुझे मेरे बर्थडे पे उपहार में ऐसा ही कुकर देना। अरे जन्मदिन पर क्यों, तू आज ही ले ले बेटी। अर्जुन बेटा, एक काम कर, तू हमारे बहू के साथ आज शाम को ही जाकर ऐसा कुकर ले आना। माँ, एक काम करो, भाभी का कुकर तो 3 लीटर का है ना, आप मेरे लिए 5 लीटर वाला मंगवा देना। अरे कमोलिका बेटा, तुम्हारे दहेज में हमने 3 लीटर, 5 लीटर और 8 लीटर के कुकर दिए तो थे। अभी तो वो नए ही होंगे। अरे तो क्या हो गया, और एक खरीद भी देंगे तो हमारी एक लौती बेटी है। कोमोलिका का स्वभाव लालची था। अपने पास चीज होते हुए भी मन ना भरने वाली बात थी उसके साथ तो। इसीलिए वो जब देखो मायके आकर कोई न कोई डिमांड करती ही रहती थी। पर उसकी भाभी अमायरा का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। वो बात को संभालना बहुत अच्छे से जानती थी। रहने दो माँ, कोई जरूरत नहीं है। पापा तो सोचते हैं मैं लालची हूँ, पर मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। मैं तो अपना घर समझकर चीजें मांग लेती हूँ, वरना मेरे ससुराल में भी कोई कमी नहीं है। हाँ कोमोलिका दीदी, मेरी मम्मी ने मुझे दहेज में 2 कुकर दिए थे। 5 लीटर वाले तो मैंने यूज ही नहीं किया, तो वो आप ले लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं भाभी, तो मैं कुकर ले जाती हूँ। इसी तरह हर बार कोमोलिका कुछ न कुछ मांग कर ले ही जाती। ऐसे ही एक दिन। क्या मैं नानी बनने वाली हूँ, तू सच कह रही है? हाँ माँ, कल ही डॉक्टर को दिखाया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ। चल अच्छा है, तेरी सास तो बहुत खुश होगी। हाँ माँ, वो तो मेरी गोद भराई का फंक्शन भी कह रही है, बहुत धूमधाम से करेंगी। माँ, अभी से तैयारी शुरू कर दो, फिर गोद भराई के फंक्शन में क्या क्या दोगी तुम मुझे। देख लो, यहाँ पर सारी बिरादरी है। अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा और अर्जुन के साथ बैठकर सारी लिस्ट बना लूंगी। कोमोलिका की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर घर में सब बहुत खुश थे, पर कोमोलिका का लालच यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। एक दिन जब वो अपने मायके गई। क्या हुआ कोमोलिका, तू परेशान क्यों है? तू तो आज डॉक्टर के पास जा रही थी ना? जाना तो था मम्मी, पर गाड़ी में तो टाइम लगता, और वैसे भी डॉक्टर का क्लिनिक गलियों में जाकर है, तो गाड़ी अंदर जा नहीं सकती थी। स्कूटी ले जाने लगे तो वो खराब हो गई। गिरीश की स्कूटी बहुत पुरानी हो गई है, और हाथ में इतने पैसे नहीं है कि नई स्कूटी ले सके। और आपको पता ही है, वैसे भी अभी बच्चा होगा तो बहुत खर्चे होंगे, इसीलिए थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो तब के लिए बचा कर रखने हैं। रिक्शा पर जाने से सासू माँ ने मना कर दिया कि गड्ढों में मुझे ठोकर लगेगी, इसीलिए आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। माँ, तुम एक बार पापा से बात करके देखो, अगर वो गिरीश को नई स्कूटी खरीद कर दे दे। अरे कैसे नहीं खरीद कर देंगे, अब अपनी बेटी को परेशानी की हालत में थोड़ी देख सकते हैं। और तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा को बोल दूंगी। कोमोलिका अपनी गोद भराई के फंक्शन को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो बार बार कोई न कोई डिमांड करने के लिए अपनी माँ को फोन मिला देती थी। माँ, फंक्शन में तुम सब टाइम पर पहुँच जाना। पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो तो, ऐसे ही आज मैं जब सासू माँ के साथ बैठी थी, मुझे तो लगता है सासू माँ कहीं न कहीं मुझे सुना रही थी। उन्होंने ननद जी के गोद भराई फंक्शन में सोने की चेन और अंगूठी चढ़ाई थी। एक काम करो, भैया के साथ जाकर किसी सुनार की दुकान से अच्छी सी सोने की चेन और अंगूठी अगर मिल जाए तो। नहीं, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, पर देख लो कल को कोई आपकी बेटी को 2 बातें न सुनाए, इसीलिए कह रही हूँ। तू चिंता मत कर मेरी लाडो, तेरे भाई को आने दे काम से, फिर उससे बात करती हूँ। कोमोलिका ने अपनी गोद भराई के फंक्शन में सोने की चेन और अंगूठी, स्कूटी
और ना जाने क्या क्या डिमांड रख दी थी। बेटी थी तो मना भी नहीं कर सकते थे। पर एक सुबह जब अर्जुन सोकर उठा, जी अंकल, नमस्ते। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों हो गए? पापा, तिवारी अंकल का फोन आया है। हमारी दुकान का शटर खुला हुआ है। हमारी दुकान में चोरी हो गई है। सब लोग दुकान में जाते हैं। बाकी किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया गया है। ये काम जरूर किसी दुकान के नौकर का ही है, जो इस बारे में जानता था कि गल्ले में रुपए रखे हुए हैं। दुकान पर आज सारे नौकर आए हैं, पर रामू गायब है। कल रात को ही फोन करा था कि वो अपने गांव जा रहा है। इसका मतलब उसने रात को चोरी की और सुबह यहाँ से भाग गया। पापा, अगर आप कहो तो मैं पुलिस को एक बार खबर कर देता हूँ। नहीं बेटा, पुलिस को खबर मत कर, इस बात को यही दबा दे। वैसे भी कोमोलिका की डिलीवरी का पूरा टाइम चल रहा है, उनके घर में फंक्शन है, और अगर हमारे घर में इस तरह से चोरी के बारे में उन्हें पता चलेगा तो उनके रंग में भंग डल जाएगा। अच्छा नहीं लगता। अब जो नुकसान होना था सो हो गया, आगे से ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? तुमने जो स्कूटी और बाकी सामान बोला था, हमने सोचा था उन्हीं रुपयों से सब कुछ हो जाना था, पर अब हाथ पैर कहाँ मारे, किसके आगे जाकर रोए? तुम कोमोलिका को कुछ बताने के लिए भी मना कर रही हो। पापा, घर चलते हैं, फिर बात करते हैं। सब लोग घर पहुंचते हैं। अमायरा सारी परेशानी देख रही थी। वो अपने सास ससुर के पास गई और अपनी शादी पर मिले सभी सोने के गहने ले जाकर उन्हें दे दिया। अमायरा बेटा, ये क्या है? पापा जी, ये मेरी शादी के जेवर हैं। अभी आप इन्हें बेचकर कोमोलिका दीदी की गोद भराई के लिए सामान ला सकते हो। और वैसे भी मैं इतने भारी जेवर नहीं पहनती हूँ। मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं बाद में ले लूंगी। अभी हमें ननद जी की गोद भराई फंक्शन के लिए जरूरत है। प्लीज आप मना मत कीजिएगा। अमायरा की बात सुनकर उसके सास ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि दरवाजे पर उनका दामाद यानी कोमोलिका का पति ये सब बातें सुन चुका है। वो वहीं से वापस लौट जाता है और जाकर कोमोलिका को सारी बात बताता है। माँ, पापा, भैया, भाभी मेरे लिए इतना सोचते हैं, और मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि उन्हें मेरे कारण इतनी परेशानी होती होगी। आज उनकी दुकान में चोरी हो गई, फिर भी मेरे बारे में सोच रहे हैं। मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे समझना चाहिए था। मैं कितना लालच कर रही थी। मैं सचमुच कितनी लालची हूँ ना गिरीश। तुमने आज ये सच्चाई बताकर मेरे हाथों से कितनी बड़ी गलती होने से रुकवा दी। मेरे कारण अमायरा भाभी के सेवर चले जाते। अपनों का तो आशीर्वाद ही कीमती गहनों और चीजों के समान होता है। कोमोलिका बहू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी के गहने नहीं बिकेंगे। हम भी एक बेटी के माता पिता हैं। हम जानते हैं बेटी के लिए फर्ज निभाना क्या होता है। तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो, इसीलिए तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। कोमोलिका, ये लो, मम्मी पापा से फोन पे बात कर लो। कोमोलिका अपने माँ और पापा दोनों से फोन पर बात करती है और उसके बाद सब लोग गोद भराई के फंक्शन में जाते हैं। अमायरा भाभी, आप बहुत अच्छी हो। आप एक बहू होकर भी मेरे माँ पापा के लिए बेटी के समान हो, और मैं एक बेटी होकर भी अपने माता पिता को नहीं समझ पाई। आई एम सॉरी भाभी। पापा, माँ, भैया, आप सब मेरे कारण कितना परेशान हुए हो। कोमोलिका, तू इतना मत सोच, अभी तू इस हालत में नहीं है। चल बैठ, मैं तेरी नजर उतारती हूँ मेरी बच्ची। सब लोग धूमधाम से उसकी गोद भराई का फंक्शन अटेंड करते हैं। कोमोलिका के चेहरे पर खुशी देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सूरजपुर गांव में रहने वाली पायल और नितिन की शादी को 2 साल पूरे हो चुके थे। शादी के 2 साल बाद पायल को मां बनने का सुख नसीब हो रहा था। अपने पहले बच्चे को लेकर पायल बहुत उत्साहित थी। वह अपनी डिलीवरी के पूरे टाइम पर थी। डिलीवरी के वक्त उसकी सास संतोष अपने बेटे नितिन से कहती है, भगवान करे मेरा पोता आ जाए। अगर लड़का हुआ
तो मैं तो मंदिर में 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। और मैं पूरे 10,000 का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। डिलीवरी रूम के बाहर वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी नर्स बाहर आ जाती है। बधाई हो सर, आपके घर लक्ष्मी आई है। क्या लड़की हुई है? अच्छा चलो ठीक है। क्या सर, कोई इनाम, कोई मिठाई नहीं, बस ऐसे ही सूखी सूखी बधाई मिलेगी? मैडम, बेटी होने की खबर दी है। अगर बेटा होने की बात होती तो बात ही कुछ और होती। जा नितिन, जाकर एक पाव बूंदी ले आ और बांट दे इन सब में। नर्स बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद संतोष और नितिन भी पायल को देखने अंदर जाते हैं। नितिन, आप अपनी बेटी को गोद में नहीं लोगे क्या? अगर पहला बच्चा बेटा होता तो मुझे तो कुछ और ही खुशी होती, लेकिन बेटी पैदा करके तुमने तो हमारी सारी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। संतोष बुरा सा मुंह बनाकर बच्ची को गोद में ले तो लेती है, लेकिन उससे वो प्यार नहीं जताती जो एक दादी को जताना चाहिए। 2 दिन बाद पायल घर आ जाती है। वह अपनी बेटी का नाम सिया रखती है। सिया के होने के 2 साल बाद पायल एक बार फिर गर्भवती होती है और इस बार वह एक बेटे को जन्म देती है। फिर वही नर्स खबर देने संतोष और नितिन के पास आती है। मुबारक हो सर, आपकी पत्नी ने इस बार बेटे को जन्म दिया है। क्या बेटा हुआ है? यह लो सिस्टर 5,000 रुपए और सारे स्टाफ में मिठाई बांट दो। अरे आज मैं एक बेटे का बाप बना हूँ। सुना माँ आपने, मेरा बेटा हुआ है। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे तो अपने पोते का चेहरा देखे बिना रहा नहीं जा रहा। उफ, आज भी इन लोगों के जैसे लोग इस दुनिया में घूम रहे हैं जो बेटा बेटी में फर्क समझते हैं। पायल बेटे को लेकर जब घर आती है तो उसकी सास स्वागत की थाली लिए अपने पोते का स्वागत करती है। पायल उसका नाम अर्जुन रखती है। धीरे धीरे दोनों बच्चे थोड़े बड़े हुए और स्कूल जाने लगे, लेकिन नितिन और संतोष बेटा बेटी में बहुत फर्क किया करते थे। जहाँ अर्जुन पढ़ाई में बेहद ही कमजोर था तो वहीं सिया बहुत होशियार थी। एक दिन सिया अपनी माँ पायल से कहती है, मम्मी, मुझे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाकर देना है, जिसका सामान लाने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ तो रुक, मैं तेरे पापा से लेकर आती हूँ। सुनिए, वो सिया को प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, अगर आप दे देते तो। तुम तो जानती हो ना, आजकल काम मंदा है, कहाँ से लाऊं पैसे? और इस सिया की बातों पर तुम विश्वास कैसे कर लेती हो? तुम्हें क्या पता ये पैसे प्रोजेक्ट के लिए मांग रही है या अपनी सहेलियों के साथ जाकर चाट पकौड़ी खाने के लिए। तभी वहाँ अर्जुन और संतोष भी आ जाते हैं। पापा, मुझे अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी पर जाना है, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाऊंगा। क्या आप मुझे 300 रुपए दे सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जितने चाहिए उतने ले लो। आखिर मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और क्या, सब मेरे इस पोते का ही तो है। ले बेटा, ये 200 मेरी तरफ से भी रख ले। कोई अच्छा सा गिफ्ट ले जा अपने दोस्त के लिए। दोनों में ये फर्क देखकर सिया रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी माँ पायल आकर उससे कहती है, सिया, ये ले बेटा पैसे और जाकर अपने प्रोजेक्ट का सामान लेकर आ जा। सिया अपना सामान लेने चली जाती है। पायल के पास अपनी दवाई लेने के लिए 300 रुपए रखे थे। वह पैसे वो सिया को दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन पायल अर्जुन को डांटते हुए कहती है, अर्जुन, हो गया ना तू फेल? कितनी बार समझाया था पढ़ ले, नहीं तो फेल हो जाएगा, लेकिन नहीं, तेरे भेजे में तो कोई बात उतरती ही नहीं है। दादी, दादी, देखो ना, मम्मी मुझे डांट रही है। खबरदार, जो मेरे पोते को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कहेंगे। अगर हमने अर्जुन को अभी भी नहीं रोका तो वो ऐसे बिगड़ जाएगा। अर्जुन मेरा इकलौता बेटा है, अगर वो फेल भी होता है तो कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाएगा। पायल नितिन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता।
सिया पढ़ने में होशियार थी, इसलिए पायल किसी तरह पैसे बचाकर सिया को पढ़ाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और सिया और अर्जुन बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन, अरे अर्जुन, यह क्या बेटा, तू शराब पी कर आया है? अरे मम्मी, ये तो आजकल का फैशन है। मेरे दोस्त रोहन की बर्थडे पार्टी थी। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं पीता तो वो सब मुझे गंवार समझते। लेकिन बेटा, शराब पीना बुरी बात है और सेहत के लिए हानिकारक भी। यार पापा, अपना ये भाषण ना अपने पास ही रखो। और वैसे भी अब आप बूढ़े हो गए हो, तो आपको क्या पता दुनिया कितनी एडवांस हो गई है। अर्जुन लड़खड़ाते हुए अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद पायल नितिन से कहती है, मुझे तो इस लड़के के भविष्य को लेकर टेंशन होती है, पता नहीं क्या होगा। पायल को जिस बात का डर था वही हुआ। दरवाजे की घंटी बजती है। पायल दरवाजा खोलती है तो कुछ लोग गुस्से में घर के अंदर आते हैं और उनमें से एक कहता है, चलो रे चलो, सारा सामान घर के बाहर फेंक दो। रुकिए, ये सब क्या है और आप लोग कौन हो जो हमारे घर में घुस आए हो और हमारा सामान फेंकने की बात कर रहे हो? क्यों भी अर्जुन, 50 लाख लेने का तो तुझे बड़ा शौक था। चल अब जल्दी अपना घर खाली कर। अरे ओ बड्डे, तेरे इस लाडले ने अपना ये घर मुझे 50 लाख में बेच दिया है। चल अब जल्दी से इस घर को खाली करो। मैं हमेशा आपको कहती थी कि इसे इतनी छूट मत दो, इसे इतना मत बिगाड़ो, लेकिन आपने और माँ जी ने मेरी एक नहीं सुनी। देखिए क्या नतीजा हुआ, आज घर बेच दिया आपके इस बेटे ने। सिया चुपके से किसी से फोन पर बात करती है और फिर कमरे से बाहर आकर कहती है, आप किसी कानूनी नोटिस के बिना हमें इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो अब तू हमें कानून सिखाएगी? तेरे इस भाई ने ही हमें ये घर बेचा है, समझी? वह आदमी सिया पर हाथ उठाने ही लगता है कि तभी किसी आदमी की पीछे से आवाज आती है। वह रोहन होता है जो सिया के ऑफिस में ही काम करता था। रुक जाइए, आप लोगों की इतनी हिम्मत! शहर के सबसे बड़े सीनियर एडवोकेट रोशन लाल मंदानी का नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। ये उनके अंडर सीनियर यंगेस्ट लॉयर मिस सिया हैं। आप लोग बिना किसी नोटिस के घर से इनको ऐसे नहीं निकाल सकते। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को 2 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। मेरे पैसे वापस कर देना, नहीं तो ये घर मेरे नाम कर देना। इसके बाद वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। सिया रोहन को धन्यवाद देती है और फोन करके रोशनलाल मंदानी का भी शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद नितिन फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे तो तुझसे नजरें मिलाते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है। जिस लड़की के पैदा होने पर मैंने खुद को लज्जित महसूस किया, आज उसी बेटी ने मेरा सर झुकने से बचा लिया। और जिस बेटे पर मैं इतना अभिमान करता था, आज वही मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुला हुआ है। सिया, मेरी पोती, मेरी बच्ची, तू इतनी बड़ी वकील बन गई, हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ मेरी बच्ची, तुझ में अपनी माँ के संस्कार है। अगर यही संस्कार इस नालायक अर्जुन में होते तो आज ये भी लायक बनता। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जुए की लत में फंसकर मैं बर्बाद हो गया। यह कहकर अर्जुन जोर जोर से रोने लगता है। तभी सिया उसके पास आती और कहती है, अब रोना बंद कर मेरे भाई, गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। हम मिलकर पैसों का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन अपने इस घर को किसी को नहीं देंगे। नितिन अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेता है। सभी मिलकर पैसों का इंतजाम करते हैं और अपने घर को बिकने से बचा लेते हैं। अब संतोष और नितिन को ये बात समझ आ चुकी थी कि संतान बेटा हो या बेटी, दोनों एक समान होते हैं। हिंदी मोरल कहानियाँ देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए।